एनवायरमेंट चैप्टर है हमारा अगला। ये चल रहा था करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके अंदर हमारे 1 2 3 4 5 6 चैप्टर थे। 6 में से 5 हो गए हैं, लास्ट है ये यूनिट है पूरा, ठीक है ना। 22 मार्क्स का यूनिट है, 22 नंबर का यूनिट है पूरा, जिसमें टोटल 6 चैप्टर हैं। समझ आ गया ना। टोटल 6 चैप्टर हैं, 22 नंबर का यूनिट है। पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करा था पिछली क्लास में हमने। अब है अगला इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर इसके बाद अगला यूनिट होगा, वो 6 नंबर का पूरा यूनिट है, जिसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के बारे में है। तो इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि आप लोग जानते हो, अभी तक हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज अपनी लॉन्च कर रखी हैं, या लॉन्च करी थी इंडिपेंडेंस के टाइम से। जब हमें आज़ादी मिली थी तब से लेके अब तक बहुत सारी पॉलिसीज सरकार ने लॉन्च करी हैं इंडिया को डेवलप करने के लिए। लेकिन ये बात वो भी जानते थे, और अभी भी हमें पता है कि इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है देश को। मतलब डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन उस डेवलपमेंट के लिए एक बहुत हैवी प्राइस हमें पे करना पड़ा है, एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। उसी के बारे में ये चैप्टर है। मतलब आप डेवलपमेंट पाथ पर तो पहुंच जाओगे, आप डेवलपमेंट को अचीव भी कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपको एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, जिसको एनवायरमेंटल कॉस्ट कहा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट को काफी नुकसान हुआ है, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम? मीनिंग, फंक्शन एंड रोल ऑफ इन्वायरमेंट। उसके बाद इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं कुछ इंडिया में जो फेस किए जाते हैं, और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। बात समझ आएगी मेरी, चैप्टर क्या कहना चाह रहा है ये? कि जैसे आप चाहते हो कि आपके यहाँ भी बिल्कुल अमेरिका और इंग्लैंड और जहाँ पे जो अच्छी अच्छी कंट्री हैं उनकी तरीके से डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए एनवायरमेंट को तो नुकसान पहुंचाना ही पड़ेगा ना। जंगलों को काटोगे तभी तो फैक्ट्रियां बनेंगी, वरना बनेंगी कहाँ। ठीक है, तो वो जो डेवलपमेंटल पाथ था हमारा, उसकी वजह से हमें एक बहुत ज्यादा हैवी प्राइस बियर करना पड़ा है, जिसको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी के बारे में बताया गया है। तो अभी चैप्टर शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? आपके आसपास का टोटल एरिया जो आपको विरासत में मिला है, विरासत में मिला है जो आपके आसपास का टोटल सराउंडिंग एरियाज है, उसी को इन्वायरमेंट कहा गया है। यहाँ पर मीनिंग क्या लिखा है देखो, टोटल प्लेंटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, ऑल का मतलब इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों आएंगे। बायोटिक होते हैं लिविंग एलिमेंट, लिविंग एलिमेंट जैसे कि बर्ड्स, एनिमल एंड प्लांट। बर्ड्स, एनिमल और प्लांट ये लिविंग एलिमेंट्स हैं, ये भी कवर होंगे इसमें। और एबायोटिक एलिमेंट्स ये होते हैं नॉन लिविंग, जैसे कि एयर, वाटर एंड लैंड, ये भी इसके अंदर कवर होंगे। तो इन्वायरमेंट का मतलब है आपके आसपास का टोटल एरिया या टोटल रिसोर्सेज जो आपको विरासत में मिलते हैं। हाँ, लिविंग में आप भी आओगे, लेकिन ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा है ना, ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। तो लिविंग में आपके बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। उसके बाद एबायोटिक एलिमेंट में आपके लाइक एयर, वाटर, लैंड एटसेट्रा। इन्वायरमेंट चैप्टर चल रहा है उत्सव, लेट मत आया करो ताकि पूछना ना पड़े क्या पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर चल रहा है इन्वायरमेंट। बात समझ आ गई? बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट अभी हम आते हैं, इसमें से पढ़ लेंगे नोट्स में से। इसके बाद फंक्शंस पे आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। इन्वायरमेंट के कुछ फंक्शंस बता रखे हैं यहाँ पे, कुछ कार्य करता है इन्वायरमेंट हमारे लिए। वो फंक्शन क्या क्या है? पहला है प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। आप जो प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्शन करने के लिए आपको इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको रॉ मटेरियल कहते हो। वो हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है, जैसे कि लेदर हो गया,
रॉ लेदर, या आपको लकड़ी चाहिए, वुडन का जो काम होता है वो लकड़ी भी आपको एनवायरनमेंट से ही मिलती है। तो जो एनवायरनमेंट है वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, वो रिन्यूएबल भी होते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं। रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जिनको दोबारा से भी बनाया जा सकता है, जैसे कि ट्री है, पेड़ है। पेड़ अगर आपने काटा, तो वो आपके हाथ में है, आप दोबारा पेड़ लगा भी सकते हो। अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो दो लगाओ, या अगर दो काट रहे हो तो कम से कम एक तो लगाओ। ठीक है, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। और फिर एक होता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल होता है जो कि खत्म हो गया तो खत्म हो गया, वो हमारे हाथ में नहीं है फिर उसको बनाना। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम नीचे से निकलता है, जैसे मान लो समुद्र में से निकल रहा है या कहीं से निकल रहा है, तो वो जब तक है निकालते रहो, फिर जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन खत्म। तो वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है प्रोडक्शन के लिए। इन्वायरमेंट का पहला फंक्शन बताया मैंने, रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कराता है इन्वायरमेंट प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन मैंने कभी पढ़ाया होगा तो आपको बताया भी था कि प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, सिर्फ इतना। इनपुट हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है, हमारे अंदर इतनी वो थोड़ी है कि हम इनपुट भी बना लें। इनपुट हमें इन्वायरमेंट से मिलता है और फिर उस इनपुट से हम क्या बनाते हैं, आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका पहला फंक्शन है कि प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। दूसरा है इन्वायरमेंट एसिमिलेट वेस्ट। अब आप सुनो ध्यान से, प्रोडक्शन और कंजम्पशन की जो एक्टिविटी होती है, जब कोई चीज प्रोड्यूस होगा या कोई चीज कंज्यूम होगी तो उसमें से कुछ वेस्ट अलग हो जाता है। उसमें से कुछ वेस्ट अलग हो जाता है, तो जो वेस्टेज प्रोडक्ट होगा उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? एनवायरमेंट ही तो करता है ना। जब मान लो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम चल रहा है, वहां पे चीजें बनती हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है वो तो मार्केट में बिक जाएगा, लेकिन उसको बनाने में कुछ वेस्ट भी निकलता होगा। निकलता है ना वेस्ट, जिसको नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो वो जो वेस्ट निकलता है हमारा, उस वेस्ट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? आपका इन्वायरमेंट। फिर ये कह रहे हैं इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव करता है आपको। जैसे कि मान लो धूप है तो सूर्य की रोशनी मिलती है, विटामिन डी मिलता है उससे, वाटर एंड एयर। तो ये सारी चीजें जो हैं ये लाइफ को सस्टेन करने का भी काम करती हैं। तो इन्वायरमेंट का तीसरा फंक्शन है इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। सस्टेन लाइफ क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ मिलता है, जैसे कि सन, सॉइल, वाटर एंड एयर। ये चारों चीजें आपको इन्वायरमेंट से ही मिलती हैं। फिर चौथा फंक्शन और लास्ट फंक्शन है इट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक सर्विसेज का मतलब, जैसे कि अभी फैमिली प्लान बन रहा होगा आप लोगों का, या बन चुका होगा बहुतों का, हिल स्टेशन पे घूमने जाएंगे, हिमाचल प्रदेश हो गया या नैनीताल हो गया या कोई भी हिल स्टेशन हो गया। क्यों जाते हैं हम वहां घूमने? वहां का मजा लेने के लिए ना। वहां की जो वादियां हैं, उन वादियों में वहां की हवा खाने के लिए। तो वो हिल स्टेशन वही इन्वायरमेंट ही तो है। वही चीज अगर हमें दिल्ली में मिल जाए तो हम वहां क्यों जाएं? ठीक है, तो वो आपको एस्थेटिक सर्विस भी प्रोवाइड कराता है, जो कि इसमें हिल स्टेशन का बेसिकली एग्जांपल दे रखा है, जहां पे आप जाते हो जनरली घूमने के लिए। लेकिन ये वाले जो फंक्शन है आपके, ये तभी परफॉर्म करेंगे, ध्यान से सुनना आप काम की बात। ये जितने भी फंक्शन मैंने बताए, एक तो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना, फिर वेस्ट को एब्जॉर्ब करना, तीसरा है सस्टेन लाइफ और चौथा है सर्विसेज देना। ये फंक्शन आपके तभी परफॉर्म करेंगे जब इनकी जो डिमांड है विद इन द कैरिंग कैपेसिटी होगी। जो डिमांड है इनकी, वो विद इन द कैरिंग कैपेसिटी, ये एक वर्ड है, इसको सुन लो ध्यान से, अभी आएगा, ये बोल्ड करके लिखा होगा नोट्स में। विद इन द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी के दो मतलब होते हैं। आप, जैसे मैंने बताया, अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो कम से कम एक तो लगाओ। अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो कम से कम एक लगाओ, नहीं तो दो लगाओ। मतलब जो रिसोर्सेस का एक्सट्रैक्शन है वो रिसोर्सेस के जेनरेशन से कम होना चाहिए। बात बहुत ध्यान से समझना, यही चीज तो नहीं हो पा रही, इसीलिए दिक्कत है। रिसोर्सेस का एक्सट्रैक्शन उसके जनरेशन से कम होना चाहिए हमेशा, लेकिन ये होता नहीं है। एक्सट्रैक्शन ज्यादा होता है और जनरेशन कम होता है, तो मिसमैच हो जाता है, दिक्कत हो जाती है ना। फिर आपने पेड़ काटे 10 और लगाए 2, तो फिर तो 8 का तो शॉर्टेज हो गया ना, सीधे सीधे ही। सीधे सीधे ही 8 पेड़ का शॉर्टेज हो जाएगा आपके पास। तो यहां पे ये कह रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज लेस देन जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसी को यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी कहा गया। अगर विद इन द कैरिंग कैपेसिटी है डिमांड, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ जाएगा। एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, अगर विद इन द कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगा तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ जाएगा। वो जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस जनरली आया हुआ है। ठीक, तो वो इन्वायरमेंटल क्राइसिस के बारे में अभी हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। अभी मैं नोट्स निकालता हूँ, उसमें से 5-6 पॉइंट है इन्वायरमेंटल क्राइसिस के बारे में, वहां से उसको हम देखते हैं। यहां तक क्लियर है क्या बताया मैंने अभी? पहली बात तो मैंने ये बताई कि डेवलपमेंट पाथ के लिए आपने कई सारी पॉलिसी लॉन्च करी इंडिया में, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट।
उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हमें, जिसको हमने क्या कहा, एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। फिर इन्वायरमेंट का मतलब आपके सराउंडिंग्स, पूरा एरिया जो आपको विरासत में मिला है, इनहेरिटेंस कहते हैं जिसे। फिर उसमें बायोटिक जिसमें लिविंग एलिमेंट्स होंगे, एंड एबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग एलिमेंट्स कवर होते हैं। फिर उसके फंक्शंस बताए मैंने 4, लेकिन ये 4 फंक्शन तभी परफॉर्म होंगे जब उनकी डिमांड विद इन द कैरिंग कैपेसिटी होगी। और कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज लेस देन जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आप जितना रिसोर्सेज निकाल रहे हो एनवायरमेंट में से, उससे ज्यादा आपको डालने चाहिए रिसोर्सेज। ठीक है, बात समझ आ गई ना मेरी? जितने रिसोर्सेज आप निकालते हो उससे ज्यादा आपको जनरेट करना चाहिए, तभी बात बनेगी, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। एक टॉपिक और इसमें जुड़ा हुआ है चैप्टर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फर्क होता है। जो सुख और सुविधाएं आपको मिल रही हैं, यही कम से कम, यही, इससे ज्यादा नहीं कह रहा मैं, कम से कम इतनी ही सुख और सुविधाएं आपकी आने वाली जनरेशन को भी मिले। बात समझ आ रही है मेरी? जो सुख और सुविधाएं आपको मिल रही हैं, कम से कम यही सुख और सुविधाएं आपकी आने वाली जनरेशन को भी मिले, इससे ज्यादा ना मिले, बल्कि इतनी तो मिले। उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, कि मतलब जो एंजॉयमेंट आपने लिया, वही सेम एंजॉयमेंट आपकी आने वाली जनरेशन 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद जो है, उसको भी मिल पाए, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे आएगा टॉपिक हमारा। अभी मैं एनवायरमेंटल क्राइसिस के बारे में बता रहा हूं आपको, इसको हम पढ़ लेते हैं। एनवायरमेंटल क्राइसिस, जब हम एनवायरमेंटल क्राइसिस खत्म कर लेंगे, तो फिर उसके बाद आएंगे कुछ 2-3 टॉपिक जो साइंस से रिलेटेड है। एक मिनट, नोट्स निकाल दें। देखो यहाँ पे पहले पेज पे जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अंदर ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, ये इंट्रोडक्शन है। फिर आप आ जाओगे नीचे, तो मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट आप यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा हुआ, इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज व्हिच सराउंड अस। इट इंक्लूड्स ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। Biotic elements include all living elements like buds, animal and plant. Abiotic elements include non-living elements like air, water, land, etc. ठीक है, ये आपके बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स जो हमने डिस्कस किए थे अभी थोड़ी देर पहले। जो पढ़ लिया है वो देख लेते हैं एक बार। फिर आपके फंक्शंस दिखाई दे रहे होंगे आपको, फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट। फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फंक्शंस क्या क्या हैं देखो, प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। इन्वायरमेंट सप्लाई रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज बिकमिंग डिप्लीटेड। डिप्लीटेड का मतलब होता है खत्म हो जाएंगे, डेप्रिशिएट हो जाएंगे, इसका कोई खतरा नहीं होता इसमें। और एग्जॉस्टेड लाइक ट्री, फिशेस एटसेट्रा। पेड़ है, दोबारा लगा लो। मछली है, वो तो जब तक समुद्र और तालाब रहेगा उसमें मछलियां भी रहेंगी, वो खत्म थोड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच गेट एग्जॉस्टेड विद इन एक्सट्रैक्शन एंड यूज लाइक फॉसिल फ्यूल। ये सब आपके ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आप यूज करते हो और एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। द नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय एनवायरनमेंट आर यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोडक्शन। ये कह रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये एज इनपुट हम यूज करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में। फिर दूसरा फंक्शन है, एनवायरनमेंट एसिमिलेट वेस्ट। ये जो वेस्ट होता है आपका उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज जनरेट्स अ लॉट ऑफ वेस्टेज व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एनवायरनमेंट। ये उसको सोख लेता है अपने अंदर। तीसरा है, एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ। सम बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, सन, सॉइल, वाटर एंड एयर आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, सो एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग दीज एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है। नंबर 4 है आपका, इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज, जिसमें मैंने बताया हिल स्टेशन वाला आपको। एनवायरनमेंट इंक्लूड लैंड, फॉरेस्ट, वाटर बॉडी, रेनफॉल, air, atmosphere, etc. People enjoy the scenic beauty of these elements like that of hill stations. Such elements help in improving quality of life.
फिर आपका ये चारों फंक्शन मैंने बताया आपके तभी परफॉर्म करेंगे जब ये विद इन द कैरिंग कैपेसिटी इनकी डिमांड होगी। देखो नीचे लाइन लिखी हुई है, जहां चार्ट बना हुआ है उसके नीचे द इन्वायरमेंट इज एबल, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो अंडरलाइन कर देते हैं। The environment is able to perform these functions without any interruption as long as demand on these functions within the carrying capacity। ये रहा carrying capacity लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लाइन कर दिया ऐसे। अगर ये कैरिंग कैपेसिटी के अंदर अंदर है तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन शुड बी रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्सेज जनरेशन एंड जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। ये कह रहे हैं एक तो जो एक्सट्रैक्शन है आपका रिसोर्सेज का वो जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज से कम होना चाहिए, और जो जनरेशन ऑफ वेस्ट है, वेस्ट भी उतना ही जनरेट होना चाहिए जितना एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। अगर वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा एनवायरमेंट तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो वेस्ट भी उतना ही जनरेट होना चाहिए जितना हम एब्जॉर्ब करा सकते हैं अपने एनवायरमेंट से। तो दो बातें यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी के अंदर बताई गई हैं। if these two conditions are not fulfilled, then environment fails to perform function of life sustain and it leads to the situation of environmental crisis। ये वर्ड मैंने यूज करा था अभी आपके लिए, environmental crisis की सिचुएशन आ जाएगी। यहां तक बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये लो रीड भी कर लिया हमने यहाँ से। अब आगे चलते हैं, इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या होता है और वो क्यों होता है इन्वायरमेंटल क्राइसिस, उसके कारण क्या क्या है यहाँ के। ठीक है, वो नेक्स्ट पेज पे होगा, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आपका इन्वायरमेंटल क्राइसिस यहाँ पे दे रखा है इधर। रीजन फॉर इन्वायरमेंटल क्राइसिस मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ इसको रीड करते जाना। द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड हैज पुट ह्यूज स्ट्रेस ऑन एनवायरनमेंट। मैनी रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड द वेस्टेज जनरेटेड आर बियॉन्ड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। जो वेस्टेज है वो आपकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ऊपर चला जाता है। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मींस द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। ये इसका मतलब क्या होता है कि कोई जो वेस्ट है वो एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो उसको एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी यहाँ पे कहा गया है। द मेन रीजन फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस आर समराइज्ड एज अंडर। कुछ मेन रीजन हैं जिसको नीचे समराइज करके दे रखा है। नंबर 1, पहला रीजन आपका है द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, मतलब जो पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ जाती है हमारी बहुत ज्यादा, एंड एडवेंट of industrial revolution has increased the demand for environmental resources but their supply is limited due to overuse and misuse। ये कह रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से, पॉपुलेशन बढ़ने से रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ी लेकिन उनकी सप्लाई लिमिटेड है ओवर यूज या मिस यूज होने की वजह से। दूसरा कारण द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैज एग्जॉस्टेड सम ऑफ द विटल रिसोर्सेज। मतलब ये कह रहे हैं कि ज्यादा एक्सट्रैक्शन करने की वजह से वो एग्जॉस्ट हो गए, मतलब खत्म होने की कगार पे आ गए। ड्यू टू दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च टू एक्सप्लोर न्यू रिसोर्सेज। जिसकी वजह से हमें टेक्नोलॉजी और रिसर्च के ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च करना पड़ता है दूसरा साधन ढूंढने के लिए। आप देखो ना आजकल बिजली से गाड़ियां चलाई जा रही हैं, कुछ लोग पानी से भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है एक दिन आने वाले दिन में पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, फिर कैसे क्या उड़ाओगे हवा में? कुछ तो चाहिए होगा ना जब पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं जिसको R&D। एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी रिसोर्सेज एंड कंटीन्यूअस राइज इन पॉपुलेशन हैज आल्सो रिजल्टेड इन एनवायरमेंटल क्राइसिस। चौथा कारण है ड्यू टू एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड द वेस्ट जनरेटेड आर बियॉन्ड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। ये कह रहे हैं कंजम्पशन और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड जो डेवलप वर्ल्ड है उसकी वजह से, बढ़ने की वजह से, उसका स्टैंडर्ड बढ़ने की वजह से जो वेस्ट है वो अपनी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ऊपर चला जाता है और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। पांचवा कारण द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज पॉल्यूटेड द एटमॉस्फेयर एंड वाटर। ये कह रहे हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उससे आपका एयर और वाटर दोनों खराब होती है। परसेंटेज भी दे रखा है 70% ऑफ वाटर इन इंडिया इज पॉल्यूटेड। 70% कह रहे हैं इंडिया में वाटर पॉल्यूटेड है। इट हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड वाटर बॉर्न डिजीज, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होनी चालू हो जाती हैं। पानी पीने लायक नहीं होता, पीने लायक तो छोड़ो नहाने लायक भी नहीं होता, नहाओगे तो बॉडी पे इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज आल्सो राइजिंग ग्लोबल। फिर ये कह रहे हैं हेल्थ पे खर्चा बढ़ने लगता है। अब मान लो पानी खराब है, हवा खराब है, तो उससे बीमारी होगी, बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास जाओगे तो फिर हेल्थ के ऊपर खर्चा बढ़ेगा।
ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू सच एज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन, ये भी आगे आएगा, बताऊंगा मैं। ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज फाइनेंशियल कमिटमेंट फॉर द गवर्नमेंट, ये फाइनेंशियल कमिटमेंट को बढ़ा देता है। एक वर्ड यहाँ यूज किया गया है नीचे, ये फ्लो चार्ट बना के दे रखा है आपको, एक एक लाइन में सारी बातें बता रखी है, कारण क्या है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक वर्ड मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ आपका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये दे रखा है इधर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ गया ये, हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आर हाई। इसका क्या मतलब है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल हाई का मतलब ये कह रहे हैं कि अगर इन्वायरमेंट आपका खराब होता जाएगा तो सरकार को हेल्थ पे खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर। यहाँ 2 लाइनों में लिखा भी हुआ है, देखो नीचे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हाई, इंक्रीज्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। ये दोनों चीजें क्या होती हैं थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, भी आएगा आगे। एंड राइज इन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ड्यू टू डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कह रहे हैं जो खर्चा है सरकार का, ये वाला एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ड्यू टू decline in the air and water quality show the opportunity cost of negative environmental impacts are high। ये आपका जो खर्चा बढ़ जाता है सरकार का हेल्थ के ऊपर, किस वजह से बढ़ जाता है, एयर और वाटर की क्वालिटी खराब होने की वजह से। इसी को आप यहाँ पे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स आर हाई। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है आप लोगों को पता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो ना, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर नीचे लिखा हुआ है फॉर योर रेफरेंस। ये रेफरेंस की क्या जरूरत है, हमें तो पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है ना। 2 ऑप्शन अगर हमारे पास है तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं, और जो उसका अगला सर्वोत्तम विकल्प जिसे हमने त्याग दिया वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। बस सिंपल था, वही रेफरेंस में दे रखा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आखिर क्या चीज होती है। तो ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस के कारण है। अब 2 कारण आपको इसमें मेन दिखाई दिए सबसे बड़े, एक है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, एक क्या है मुझे बताओ, कोई ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ये साइंस के टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कहां तक पढ़ाना है मैं देख सर लेता हूं जो आज अर्थ पहले। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है जब। हाँ बिल्कुल सही, इसको हटा दें यहाँ से क्योंकि अब मुझे बस समझाना है, बाद में आ जाएंगे नोट्स पे। हाँ ग्लोबल वार्मिंग बता रहे थे। अच्छा एक बात और मैं बताना भूल गया, रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप मेन कारण है डिग्रेडेशन होने का इन्वायरमेंट। सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप समझ लो, अगर हम पहले के सालों की बात करें, ठीक है, इन द पास्ट अगर हम पहले के सालों की बात करें, मतलब डे ऑफ सिविलाइजेशन, तो जो डिमांड थी वो कम थी और सप्लाई ज्यादा थी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। मतलब रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो उनकी सप्लाई से कम होती थी। लेकिन आज के टाइम पे उल्टा है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो विद इन कैरिंग कैपेसिटी नहीं हो पाता, वो एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है और जनरेशन कम हो रहा है। तो इसी की वजह से इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ जाता है, समझ गए ना। तो डिमांड सप्लाई का मिसमैच होने की वजह से होता है ये, और कुछ कि डिमांड हमारे पास ज्यादा है और सप्लाई जो है वो कम हो जाती है इस वजह से। अच्छा 2 मेन कारण है, एक है ग्लोबल वार्मिंग, हर्षित ने बताया बिल्कुल ठीक। ग्लोबल वार्मिंग में यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग इज द ऑब्जर्व एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशियन। जो समुद्र होते हैं आपके और अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है उसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर हैज राइजन बाय, कितने से बढ़ा है, 1.1 फ़ारेनहाइट, जिसको 0.6 डिग्री सेल्सियस, एंड सी लेवल हैज राइजन सेवरल इंचेस। एक मिनट रुको ना, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है आपका, कि जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बात करी है, जो इंक्रीज होता है आपका जनरली। तो यहाँ पे कुछ कॉजेज हैं ग्लोबल वार्मिंग के, पढ़ लेना। बताओ मुझे कुछ कारण ग्लोबल वार्मिंग के कुछ। पेड़ काटने से। कार्बन डाइऑक्साइड होता है मेनली, जहां जहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को जो काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, मीथेन गैस रिलीज इन एनिमल वेस्ट, जो एनिमल वेस्ट होते हैं उनमें से मीथेन गैस निकलती है,
इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था साइंस का एरिया है थोड़ा सा, ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हो सकता है कहीं ना कहीं, नहीं तो कर लेना। तो इसके मेन इफेक्ट दे रखे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, ये पढ़ लेना। मैं ओजोन डिप्लीशन बता देता हूँ। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, पता है किसी को? बताओ अगर कोई जानता हो कुछ भी। ओजोन लेयर से छेद हो जाता है। हाँ, होता क्या है, कैसे होता है, किस वजह से होता है? सर पोल्यूशन की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस। हाँ, हाँ, कहाँ से निकलती है सबसे ज्यादा? फैक्ट्री से। नहीं, देखो पहले मीनिंग पढ़ देता हूँ। रेफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये नाम सुना होगा, बड़ा सा लंबा सा, मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहते हैं, एंड अदर फोर्सेस। द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर। द ओरिजिन ऑफ दिस कंपाउंड इज, इसका ओरिजिन पूछ रहा था मैं आपको। आप बार बार सुनते तो हो न्यूज में, एयर कंडीशन, जो AC और रेफ्रिजरेटर होता है सबसे ज्यादा वहां से निकलता है ना। जब भी कुछ होता है, बवाल होता है, दिवाली पे पटाखे नहीं जलाना, तो उस पर लोग मेम नहीं बनाते कि अपने घर में बैठ के AC की हवा खा रहे हैं जो लोग, वो ओजोन की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, ऐसे कुछ बनते हैं मेम। तो नहीं तुम लोगों ने, तो वो ओजोन लेयर की तो होती है, वो एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर से ही निकलता है। तो यहाँ भी उसी का एग्जांपल दिया है, यूज्ड एज कूलिंग सब्सटेंसेस इन AC एंड रेफ्रिजरेटर। जो कूलिंग प्रोडक्ट है आपके, जो AC और रेफ्रिजरेटर है, सबसे ज्यादा ओजोन की ऐसी की तैसी वहीं से होती है। ठीक, फिर आपके यहाँ पे इसके इफेक्ट्स दे रखे हैं। इफेक्ट्स, और इफेक्ट्स के बाद एक छोटा सा टॉपिक और है इसके अंदर, ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन को बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया था, आप ऐसा समझ लो। इसमें कुछ यूनाइटेड नेशन के कुछ मेंबर्स थे, उन मेंबर्स ने वो कसम खाई थी, कसम खा लिया ये कह लो, उन्होंने ये अपना लिया था कि 2013 तक वो फ्रिज कर देंगे अपने कंजम्पशन को, मतलब वो उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनसे ओजोन लेयर पे इफेक्ट पड़ता है। उसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, एक तरीके का अभियान कह सकते हैं इसको, कि ओजोन लेयर को बचाने के लिए चलाया गया अभियान। ठीक, हमें यहीं तक का पढ़ना है। एक बार देख लेते हैं इधर से भी क्या क्या था ये। कहाँ गया चैप्टर? ये रहा आपका ग्लोबल वार्मिंग, पढ़ लेते हैं एक बार पहले। ग्लोबल वार्मिंग is the observed and projected increase in the average temperature of Earth and atmosphere and ocean. During the past century, the atmosphere temperature has risen by 1.1 degree Fahrenheit, जिसको 0.6 degree Celsius, and sea level has risen several inches. जो आपका सी लेवल है वो कई इंच बढ़ गया है। इससे क्या होगा सर, इंच बढ़ने से क्या होगा, इससे सुनामी आने का खतरा बढ़ जाता है। कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कारण क्या है इसके, वही कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जहां जहां से। द ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैस कंसेंट्रेशन लाइक वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। अमॉन्ग फैक्टर्स दैट में कंट्रीब्यूट द ग्लोबल वार्मिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ऑक्साइड एंड ओजोन। ये हो गया आपका पहला। दूसरा है आपका डिफोरेस्टेशन, विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। मिथेन गैस रिलीज इन एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट में मिथेन गैस रिलीज होती है। इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन विच कंट्रीब्यूट टू डिफोरेस्टेशन, मिथेन प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हाँ, कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी जाती हैं जिससे कि थोड़ा बहुत कम हो सके, लेकिन होता नहीं है, होता नहीं है, क्योंकि वो एयर कंडीशन और वो जो कूलिंग वाले प्रोडक्ट है ना, उसमें करना ही पड़ता है। क्या करें उसका इस्तेमाल, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन होगा जरूर। जैसे द एटमॉस्फेरिक concentration carbon dioxide, methane, CHO4 have increased by 41% and 160% respectively above pre-industrial level since 1750 से। इतना इतना ही अभी तक बढ़ चुका है। मेन इफेक्ट क्या है इसके? Ice is melting worldwide, especially at the Earth pole. It has led to steep rise in sea level and coastal flooding. ये कह रहे हैं कि जो आइस है वो मेल्ट होती है स्पेशली अर्थ के पोल की तरफ। एक तो आपका इफेक्ट ये पड़ता है इसके ऊपर।
फिर यहाँ लिखा हुआ है आपका ह्यूरिकेन्स एंड अदर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर लाइकली टू बिकम स्ट्रॉन्गर, ये आपके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिजीज लाइक मलेरिया एंड आपका डेंगू, चिकनगुनिया एटसेट्रा, इससे ये बीमारियां और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पाइसेस लाइक पोलर बियर्स इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट फॉरएवर, मतलब बीमारी बढ़ने का खतरा यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर आता है आपका ओजोन डिप्लीशन, जिसमें बताया डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एंड अदर फोर्सेस, जिसका मेन कारण आपको नीचे दिख रहा है CFC which is used as cooling substances in AC and refrigerator, ये आपको AC और रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है जनरली वहां से निकल के आता है। ठीक, फिर क्या है आपका एरोस्पेल एंड ये क्या है, ये साइंस है पूरा, ये पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है, अजीब अजीब वर्ड है ये तो, है ना। ब्रोमो फ्लोरोकार्बन विच इज यूज्ड इन फायर, जो वो आग बुझाने वाली मशीन होती है ना लाल से कलर की, उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, दूसरों की लाइन के शब्द सबको अलग लगते हैं ना, साइंस वालों को कॉमर्स वालों के लगते होंगे। मेन इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, इसका इफेक्ट क्या है, यूवी रेडिएशन वगैरह निकलते हैं जिससे कि स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है। अब ये कहना बेकार की बात है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कैंसर की बीमारियां ज्यादा किस कैटेगरी के लोगों में होती हैं, उसका कारण ही यही है ना। मैं अब यहाँ नहीं बोल रहा, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ वीआईपी कैटेगरी में आपने सुना होगा ना, आज इसको कैंसर हो गया, कल उसको कैंसर हो गया, परसों से कैंसर हो गया, सुना होगा आपने। बॉलीवुड में तो हर कोई कैंसर से ही मर रहा है आजकल। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे यूवी रेडिएशन ज्यादा निकलती हैं, क्योंकि वो बाहर के एटमॉस्फेयर में बहुत कम निकलते हैं ना, वो अपने बंगले से निकलते हैं, बंगले से सीधा लिफ्ट में आते हैं, वो पूरा एयर कंडीशन होता है, लिफ्ट से सीधा गाड़ी में घुस जाते हैं, गाड़ी भी एयर कंडीशन होती है, फिर गाड़ी उनके जहाँ पहुंचती है वहां जहाँ घुसती है गाड़ी वो भी एयर कंडीशन होता है, तो बाहर तो निकले ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं है निकलते नहीं है, निकलते होंगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने घर से निकलते हैं, एयर कंडीशन से बाहर आते हैं, फिर गाड़ी में घुस जाते हैं सीधा, फिर एयर कंडीशन में, फिर मॉल गए तो मॉल में जाते हैं तो वहां फिर दोबारा एयर कंडीशन में एंटर हो जाते हैं, फिर वहां से घर, तो वो बाहर निकलते ही नहीं ना। जब आप सारा टाइम 24 घंटे में से 18 घंटे AC में रहोगे तो फिर तो ये मिलेगा ही ना आपको रेडिएशन। कैसे बच जाओगे इससे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बताया था मैंने आपका, एक तरीके का अभियान है ये जिसमें इसको दूर करने का, देखो क्या लिखा है इसमें, एज ओजोन लेयर प्रिवेंट मोस्ट हार्मफुल एंड आपका लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, इट्स डिप्लीशन हैज जनरेटेड वर्ल्ड वाइड कंसर्न, इट हैज लेड टू एडॉप्टेशन ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द हिस्टोरिकल ट्रीटी डिजाइंड बाय द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेसिंग आउट CFC को हटाकर, विच इज सपोज टू बी मेन रीजन फॉर ओजोन डिप्लीशन, जिसको इसका मेन कारण माना गया है। अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑल द साइनिंग मेंबर्स, जो साइनिंग मेंबर्स थे उसके यूनाइटेड नेशन के, अग्रीड टू फ्रीज द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ CFC बाय द ईयर 2013, उन्होंने उसके कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों पे पूरी तरीके से रोक लगाने का कसम खा ली थी, ये कह लो बस। इंडिया साइंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलोंग विद इट्स लंदन अमेंडमेंट 17 1992। फिर यहाँ पे आपका CFC इन द एटमॉस्फेयर, और फिर यहाँ पे एक पर्यावरण का नीचे दे रखा है, पर्यावरण मींस एनवायरनमेंट एंड मित्र का मतलब होता है फ्रेंड, ये तो हमें पता है। पर्यावरण का मतलब है एनवायरनमेंट और मित्र का मतलब होता है फ्रेंड, एंड द टाइम हैज अराइव्ड, और ये वक्त आ गया है अब कि हमें बिकम्स पर्यावरण मित्र, हमें बनना पड़ेगा उसका मित्र, मतलब फ्रेंड एनवायरनमेंट का, तभी काम बनेगा, वरना एनवायरनमेंट और ज्यादा खराब हो जाएगा आपकी आने वाली जनरेशन के लिए। समझ गए बात, ये पूरा चैप्टर ही एनवायरनमेंट पे है। अब बस इसमें बचा क्या हमारा, बच गया आपका एक तो इंडिया, ये पढ़ लेना अपने आप, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला टॉपिक अपने आप रीड कर लेना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा ये बाद में। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट, ये दिख रहा है ना आपको हेडिंग, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट, इंडियाज एनवायरनमेंट के बारे में ये जो बातें बताई रखी हैं इनको पढ़ लेना आप। मैं कहां से पढ़ाना शुरू करूंगा, चैलेंजेस से, चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट, लैंड डिग्रेडेशन, फॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड एयर पॉल्यूशन, और फिर इसके बाद हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ आ गई बात, दो टॉपिक बचे हैं खाली। मैंने क्या बोला आपको, 9.3 अपने आप पढ़ लेना है, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट, आधा पेज का है, इसको अपने आप पढ़ लेना है। और फिर मैं कहां से शुरू करूंगा पढ़ाना, चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट, और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बस दो टॉपिक। और चैलेंजेस में 4-5 पॉइंट है, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में है, फिर आपका डिफोरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एयर पॉल्यूशन, ये 5 पॉइंट आपके इसके अंदर है। फिर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर भी कैसे अचीव होगा और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की।
ठीक, अभी यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना बंद कर देते हैं क्लास। एक क्लास और लगेगी, खत्म चैप्टर पे। छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल, आप एक ही बार में पूरा कर लोगे। और इसका अगला वाला तो और ज्यादा आसान है, उसमें इंडिया चाइना पाकिस्तान है, वो भी हो जाएगा बहुत जल्दी। कौन कौन बीच बीच में से क्लास में आते हैं फिर भाग जाते हैं बच्चे। करें बंद? सर मुझे पूछना ठीक था है। सर, जो मैं अब वो अपने पर्सनल क्वेश्चन अलग से, यहाँ पे नहीं। ओके सर। चलो बंद करते हैं फिर, नहीं तो अपने आप बंद हो जाएगी।